हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम लास्ट क्लास प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ प्लस टू, उसकी तरफ स्विच हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन के बारे में ये सबसे बड़ी नॉलेज होगी कि आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले सबको आने चाहिए। डेरिवेटिव के, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी ये चैप्टर पॉसिबल है। नहीं तो फिर वो चैप्टर आपको लीव ही करना पड़ जाएगा, और लीव करने का मतलब है कि आपके 80 में से 21 मार्क्स गए, और 21 मार्क्स मीन्स आपके पास सिर्फ 59 ही बचे बाद में। उसके बाद वो आपने देखना है, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन चैप्टर अगर करना है तो अभी आपके पास टाइम है। डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो आप आज जाके कर लीजिए, ताकि कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि इसके स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, धीरे धीरे जाके आगे जाकर अगर आप प्रैक्टिस कम करते हो, प्रैक्टिस कम इन द सेंस कि अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर ली, सेकंड एक्सरसाइज आप करने बैठे, उससे पहले आपने फर्स्ट एक्सरसाइज को रिवीजन देनी है। थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड को रिवीजन देनी पड़ेगी, तो आपको हो जाएगा। नहीं तो देखो उसमें दिक्कतें बहुत आने वाली है। एकदम से टेस्ट क्लियर नहीं होते, उसके धीरे धीरे होते हैं। कोई ऐसे नहीं है एकदम से आपको जी पहले दिन ही मेरे फुल मार्क्स आने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते जाओगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा ऑटोमेटिक। जितने ज़्यादा टेस्ट उतनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर, सीधी बात। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी, इस संडे हम प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा। कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट मैं आज ही अनाउंस कर रहा हूं, और पेरेंट्स ग्रुप में भी आज ही डाल दूंगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है वो हमने जो है संडे को 25 को लेना है, ठीक है जी। वो सबको देना कंपलसरी है। तो शुरू करें डाउट्स मिसलेनियस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा था किसी बच्चे ने कि क्वेश्चन नंबर 1 इज द डाउट। सो A and B are two events such that probability of A is not equal to 0. A and B are two events है। क्या प्रोसेस है? probability of A is not equal to 0. probability of A 0 के इक्वल नहीं है। then find B upon A. हमने क्या फाइंड करना है? B upon A probability, okay, probability of B when A is known। इसका मतलब ऐसे पढ़ते हैं इसको, find the probability of B when A is known। so if A is the subset of B, जिराफ की तरह और मगरमच्छ की तरह मुंह खोलना बंद कर दो, ठीक है जी। पहले एक ने शुरुआत की, फिर दूसरा तो साथ के साथ था। बेटा तेरे को देख लिया था मैंने, वो बोला नहीं उस समय, इंटीग्रेशन की बात चल रही थी, देख तो मैंने लिया था, ठीक है। A is the subset of B. A is the subset of B. A सबसेट है B का मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे, ठीक है जी। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। A इंटरसेक्शन B A के इक्वल ही होगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, दोनों में कॉमन A हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो B अपॉन A निकालने हैं, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अभी हम करके आए कि B इंटरसेक्शन हो या A इंटरसेक्शन B हो, एक ही बात है। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर आ जाएगा, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये कट गया आंसर बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A से प्रोबेबिलिटी ऑफ A कट गया। इज दैट क्लियर? ओके, आपने किया ना? सेकंड पार्ट,
A इंटरसेक्शन B इज 5, A इंटरसेक्शन B, जब बेटा सेट की बात हो रही होगी तो आपको 5 लिखा जाएगा, और इसी बात को अगर हम प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 5 मींस उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। ध्रुव अरोड़ा, आपने काम किया है? यस सर। आपकी थोड़ी देर बाद कॉपी चेक करेंगे। जरूर सर। ये 0 आ गया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज 0। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसेट क्या होता है? सबसेट एक चीज के एलिमेंट सारे के सारे अगर B में हैं तो वो सबसेट हो जाएगा। A इज द सबसेट ऑफ B। ये फर्स्ट पार्ट की बात थी। सेकंड पार्ट में आपको अगर A इंटरसेक्शन B 5 दिया हुआ है, इसका मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, चलिए जी। 8th क्वेश्चन। इन अ लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। ओके, राइट। सो इन अ लीप ईयर, if a leap year is selected at the random, what is the chance of that contain 53 Tuesdays? 53 Tuesdays क्या चांस होंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। ओके, सो 53 Tuesdays, डेज कितने होते हैं? 366। सो बहुत आसान बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसमें जो है +2 का कंसेप्ट नहीं लगेगा, 10th क्लास का कंसेप्ट लगेगा। नंबर ऑफ डेज in any leap year, लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 366। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, अब आप कहोगे कि वीक का क्या काम है? वीक का इसलिए काम है कि हमको 53 ट्यूसडेज बताने हैं। 53 ट्यूसडेज, तो उनकी गिनती कैसे होगी? अगर हमें डेज पता होंगे तो उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7. So total number of complete weeks, total number of complete weeks, थ्री 366 को आप 7 से डिवाइड करिए। 7 5 35, 16, 7 2 14। So number of complete weeks is 52. 52 संडेज भी आएंगे, 52 मंडेज भी आएंगे, 52 ट्यूसडेज, हर चीज 52, हर दिन 52 टाइम्स आएगा ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, कितने दिन बच गए? अगर 52 डेज आते ही आते हैं, 52 वीक्स आते ही आते हैं, 52 संडेज भी आएंगे, 52 मंडेज भी आएंगे, 52 सैटरडेज भी आएंगे, फ्राइडेज भी आएंगे, वेडनेसडेज भी आएंगे, सब 52 आएंगे ही आएंगे। देन 52 सब कुछ होने के बाद हमारे पास दिन कितने बचते हैं? नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, तो ये कितने दिन बच गए हमारे पास? 2 डेज बच गए। ये 2 डेज अब होंगे कैसे? अगर फर्स्ट डे संडे हुआ तो नेक्स्ट डे मंडे हो जाएगा, और अगर फर्स्ट डे मंडे हुआ नेक्स्ट डे ट्यूसडे हो जाएगा। किस किस को घर पे ग्रांट पड़ी है कल टेस्ट के लिए? आपको पड़ी है, नेक्स्ट आपको ही पड़ी है। और टेस्ट दिखा दिया था आपने जाके, या मेरे मैसेज के बाद दिखाया है? जब मेरा मैसेज चला गया, पेरेंट्स से पूछा होगा। ओके, और अभी शुभ मुहूर्त आया नहीं, आपने दिखा दिया? आपके पेरेंट्स ने तो मैसेज पढ़ा नहीं मेरा। मैसेज के बाद देखा, मैसेज तो अभी तक पढ़ा नहीं था। मैं इसे देख लिया, मेरे को उन्होंने खुद ही पूछा। अच्छा, मैंने बताया ट्यूसडे वेडनेसडे
क्योंकि ना अक्सर बच्चे क्या कहते हैं घर पे जाके कि ना जी सर क्वेश्चन डिक्टेट करवाते हैं एंड देन क्या होता है कि मेरे से गलत लिखा जाता है, इसीलिए मेरे नंबर कम आते हैं। अपनी गलती नजर नहीं आती किसी को भी, ना 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 ना। इस बार कौन सा गलत लिख लिया था क्वेश्चन? यस, वेडनेसडे, नेक्स्ट इज वेडनेसडे, एंड थर्सडे। अगर फर्स्ट डे थर्सडे हुआ तो अगला दिन फ्राइडे हो जाएगा, और अगर फ्राइडे हुआ तो सैटरडे हो जाएगा, और अगर स्पेलिंग सही लिखा हूं? अक्सर बच्चे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक जरूर निकालते हैं, क्या करूं, अंग्रेज नहीं हूं ना आपकी तरह, हो जाता है। ये सारे बच्चे अंग्रेज बनने वाले हैं कनाडा जाकर, क्यों भी, है ना? तो ये हमारे बेटा केस बन गए। तो ये कितने केस बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केसेस बन गए हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd ट्यूसडे? देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर 52 हर दिन 52 टाइम्स आ गया, 53rd ट्यूसडे। देखिए अब ट्यूसडे यहां पर कितनी बार आ रहा है? एक यहां पर, एक यहां पर, ये 2 बार आ रहा है। एंड द प्रोबेबिलिटी इज 2/7। अब आप कहोगे 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 केसेस बन गए हमारे, इसीलिए 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। और अगर नॉन लीप ईयर होता है, यही क्वेश्चन नॉन लीप ईयर में आ जाता है, तो हमारे पास एक दिन बचेगा, तो वो 1/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे 7 ही टोटल केस बनेंगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। आप तैयारी में हो, मुंह मत खोलना बस, ठीक है? क्वेश्चन पूछना है मुंह खोलो, पर हाँ जी, अगर लीप ईयर होता है तो आंसर इज 2/7, और अगर नॉन लीप ईयर होता है तो डे 1 लेफ्ट होगा हमारे पास, और अगर 1 डे लेफ्ट होता है तो क्या होगा? 1 डे लेफ्ट हुआ तो हमारे पास सारे दिन एक एक बार आएंगे, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। आप भी तैयारियों में हो? हाँ जी, रोक दीजिए। ओके, हाँ जी, और कोई सेवा मेरे हिसाब से? हाँ जी, 11th क्वेश्चन किस किस का हो गया? 11th क्वेश्चन ये बताइए आप। 11th क्वेश्चन किस किस का हो गया? जिस जिसका हो गया है वो नेट से कराया है। सो 11th क्वेश्चन देखिए जरा। 11th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें अब हम सॉल्व करेंगे। यस, हेलो हेलो, बस 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 बेटा, बस आराम से, शांति, ओम शांति शांति शांति। और अब हम करेंगे सेवा, वो भी चाय पानी के बगैर। चलिए देखिए जरा। इन अ गेम अ मैन विन्स अ रुपी फॉर अ 6। एक डाइस फेंकता है और 1 रुपया जीत जाता है। एंड लॉसेस फॉर एनी अदर नंबर, एंड द लॉसेस फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एक डाई फेंकी, अगर गेटिंग अ 6 है देन इट इज अ he wins 1 rupee, or it loses 1 rupee when another कोई भी नंबर आता है। A man decided to throw a die thrice। उसने डिसाइड किया कि मैं 3 बारी डाइस फेंकूंगा, 3 से ज्यादा बार नहीं फेंकनी है। बट टू क्विट, क्विट क्या होता है? क्विट का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देगा। गिव अप कब करेगा? as soon as and when he gets 6। जैसे ही 6 आया, 3 बारी खेलना जरूरी नहीं है। जैसे ही 6 आया, जो पंजाबी में आप शीकू कह देते हो, शीकू, तो वो जैसे ही आया तो वैसे ही ये
खत्म कर देगा गेम को। एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू अमाउंट ही विंस और लॉसेस, एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, मीन। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है। सो प्रोबेबिलिटी, 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 is 1/6. Probability of not getting a 6, not getting 6, that is 5/6. ठीक है जी। अब हम गेम शुरू करने जा रहे हैं और हम देखते हैं क्या आंसर आता है। थोड़ा ध्यान से समझ के फिर करना है। ओके, अब क्या हुआ कि उसने गेम में थ्रो की डाई। अब देखिए ध्यान से समझिए उस बात को। उसने डाई फेंकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने जा रहा हूं साथ के साथ ही। एक्सपेक्टेड वैल्यू, जीता कि हारा, 6 आ गया, 1 रुपया जीत गया एंड 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी। जैसे ही 6 आया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, और 1 रुपया लिया और वो घर को चला गया। क्यों, उसने कहा था, उसने कहा हुआ है एंड क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स 6, जैसे ही 6 आएगा वो चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि 3 बारी गेम खेलनी है, आगे देखें क्या होता है। अगली बार क्या हुआ, पहली बार उसको 6 नहीं आया, पहली बार उसने फेंका और 6 नहीं आया, और दूसरी बार आ गया। पहली बार ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। पहली बार उसको एक ही गेम चल रही है, पहले आया और क्विट हो गया। क्या पता उसको पहली बार में ना आए, दूसरी बार में आ जाए। अब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6, और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। जब तक अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब तक क्या करना था, तो वही कर रहा हूं ना मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, सो नेक्स्ट, थर्ड बात, क्या पता वो पहली बार उसको नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार आ गया, एंड 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। ओके, इज दैट क्लियर? और क्या पता उसको तीनों बार 6 ना आए, तीनों के तीनों बार वो 6 ना आए, एंड -3 इंटू 5/6 का क्यूब, तीनों बार ही नहीं आया, तीनों बार उसने 1-1 रुपया लॉस हो गया। तो क्या हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहां पर 1/6 आ गया। ओके, 0 इंटू समथिंग इज 0, -1 इंटू 25 अपॉन -1 इंटू 25 अपॉन 216, आई थिंक सो, और यहां पर बेटा आ गया -3 इंटू 125 अपॉन 216। जहां तक लगता है बात समझ में आ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। ओके, सो क्लियर होगी बात? ओके, सो नेक्स्ट, अब क्या हो गया, 216 इज एलसीएम। 6 को डिवाइड किया 36, -25 -375, and this comes out to be -364 upon 216। अब इसको हम काटेंगे 2 के टेबल से, -182 upon 108, फिर काटिए, -91 upon 54। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। हाँ जी, इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी, आप बताइए। देखिए पहले उसको 6 आ गया, डाइस पे की 6 आ गया, मींस वो घर जाएगा। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6 आने की, 1/6। फिर क्या पता, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि उसने 6 पे, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम श्योर की बात नहीं कर रहे हैं कि श्योरली आएगा वो जाएगा घर। नो, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, चांस। मैं कोई गेम खेल रहा हूं, उसके जीतने की चांसेस क्या हो जाएंगे, हार भी सकता हूं, तो जरूरी नहीं है। तो क्या पता पहली बार में उसको 6 ना आए, तो उसको 1 रुपया हार गया, और दूसरी बार में जीत गया।
जब हारा तो उसका 5/6, जीता तो, क्योंकि इवेंट एक ही चल रही है इसलिए मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब क्या पता पहली 2 बारी में वो हार जाए और तीसरी बार में जीत जाए। पहली 2 बार में हारा, 1 बार में जीत गया, और क्या पता तीनों बार में हार जाए। इससे अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तीसरी बार के बाद तो उसने घर ही जाना है, 3 बारी खेला और घर चला गया हार के। ठीक है जी। सो उसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन है, वो आपको बताइए। इज दैट ओके? किसी बात के और किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर तो यही हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। लॉसेस हो गया ना, लॉस उसने कहा विन्स और गेन, गेन्स और लॉसेस, तो लॉस हो गया। ओके, हाँ जी ठीक है, ओके। ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। हाँ जी, स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा गौर करिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा विचार करें। Assume that the chances of the patient having a heart attack, अरे यार ये तो काम ही खराब है, is 40%। तो हमने क्या assume करना है? कहता है assume कर रहा है कि कुछ लोग खड़े हैं मेरे पास, उसमें से किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, उसका चांस कितना है? 40%। तो 40% चांस है उसको हार्ट अटैक आने का। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द मेडिटेशन एंड योगा कोर्सेज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करता है, मेडिटेशन एंड योगा अगर वो करेगा तो उसका चांस कितना कम हो जाएगा हार्ट अटैक का? 30%। 30% कम होने का चांस है, ये हार्ट अटैक आने का चांस है। गर्ल्स बातें मत करिए, थैंक यू। सो 40% चांस उसको हार्ट अटैक आने का है, 30% चांस उसको हार्ट अटैक रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, 30% चांस। और अगर उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है सर्टन ड्रग की, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? अगर कोई जो डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि ये दवाई खाइए, वो प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है। तो सर्टन ड्रग, ड्रग वो नहीं जो टीके लगाते हो, वो नहीं, ड्रग्स मेडिसिन को कहते हैं। ओके, हौसला मत दे बेटा, तू भी इसी के तरीके है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांस बाय 25%। अगर मेडिसिन के बारे में कुछ सर्टन ड्रग के बारे में उसको बताया जाता है तो उसका रिड्यूस हो जाएगा 25% चांस हार्ट अटैक पे। ठीक है जी। आगे क्या है? एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस। एक पेशेंट दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी। जैसे कोई एज लोग हैं, ठीक है, वो मेडिटेशन योगा वगैरह कम कर सकते हैं। योगा में काफी तरह के उल्टे सीधे आसन करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, पता ही है। ठीक है जी। कई ऐसे हैं जिसमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नहीं होती, तो उसमें वो अवॉइड करते हैं। अब अगर उस टाइप की अगर आसन ही नहीं करोगे तो फिर मेडिटेशन और योगा क्या होगा उस चीज का? तो इसलिए कई बार अवॉइड भी करने पड़ जाते हैं। बेटा इधर ध्यान दीजिए, इधर प्लीज, थैंक यू। सो उस केस में अवॉइड भी कर सकते हैं। अब वो कहने को तो कह सकते हैं कि सारे 30% ये ले लेंगे मेडिटेशन योगा, दवाई की जरूरत ही क्या है? तो दवाई की जरूरत कई बार मजबूरी में लेनी भी पड़ सकती है, तो उस केस में वो 25% है। बट ये पेशेंट की मर्जी है। क्या कह रहा है वो? पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस। कोई भी 2 ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिम। ठीक है जी। हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज, इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटीज है। जितनी वो चांस है उतना उसका चांस है। मतलब जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने का चांस हाफ, टेल आने का चांस हाफ, वैसे ही किसी पेशेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो मर्जी सिलेक्ट करिए। उसके बाद क्या कर रहा है? इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू 2 ऑप्शंस द पेशेंट इज सिलेक्टेड एट द रैंडम एंड सफर्स अ हार्ट अटैक। 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मैंने सिलेक्ट की हुई है, पर करनी एक ही है सिलेक्ट, दोनों नहीं। योगा भी तो 55% हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। योगा भी करी जा रहे हैं, मेडिसिन भी खाई जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कई होते हैं ज्यादा सोच जाते हैं, तो मैथ्स में तो वैसे ही ज्यादा नहीं सोचना होता, थोड़ा सोचना है, ज्यादा नहीं, और पूरा सोचना है, आधा नहीं। ठीक है जी। सो सफर्स अ हार्ट अटैक, तो एक पेशेंट को हमने सिलेक्ट किया और उसको हार्ट अटैक आ गया।
What is the probability he follow the course of meditation and yoga? सिंपल कंसेप्ट, सिंपल बेसिस पे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। E1 पेशेंट सिलेक्ट मेडिटेशन एंड योगा, ओके, एंड patient choose certain drug, choose कह दें या कुछ और नहीं, select है ना, select certain drug नहीं, कुछ बात नहीं बन रही। Take certain drug. Patient is prescribed a certain drug. कुछ मर्जी लिख लो। Patient is prescribed, नहीं वो सही लिखना चाहिए, ये बातें बन रही कुछ नहीं। बात में Select a certain drug, अब होना तो हार्ट अटैक की बीमारी है, certain drug मैं ले जाऊंगा मिले, Certain is मतलब specific. ओके, Certain Patient मतलब consumes specific. तो फिर वो लिख लेते हैं, select a certain drug लिख लेते हैं। वही लिखा थी सर। Consume. Thank you. वेलकम तक ही certain drug and A क्या ले, patient suffers a heart attack, suffers a heart attack, सर 40% हार्ट अटैक ਦੇ ਚਾਂਸਸ बेटा 40% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ है। ਜਿਵੇਂ अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 100 लोग खड़े हैं, उसमें से 40% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, बाकी 60% अपने घर जाओ, ये 40% को हार्ट अटैक आने के चांस है। अब उसके बाद उनका आगे प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो हमने देखिए दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमने कहा था इक्वली पॉइज्ड है, पॉइज्ड मतलब बराबर है, सिलेक्ट करने की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली पॉइज्ड है, मतलब एक तरह से हम जो मर्जी ले सकते हैं, ये ले ले या वो ले ले, मर्जी है हमारी सिलेक्शन की। थैंक यू। सो PE2 क्या हो जाएगा, वो भी हाफ। अब बेटा कैलकुलेशन आती कहां पर है, कैलकुलेशन आएगी अब A/E1 पे। A/E1 पे क्या कैलकुलेशन आएगी, सबसे पहले तो 40% लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, और उसके बाद अगर वो मेडिटेशन योगा करते हैं तो उनका 30% चांस कम हो जाता है। हार्ट अटैक आने का चांस नहीं है अब, ये कम होने का चांस है। अब होगा क्या, देखिए सबसे पहले मैंने कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट किया, वो कौन से पर्सन थे, 40% पर्सन थे जिनको आने का चांसेस था। अब उनको कम होने का चांस कितना है, 30% है, तो आने का चांस कितना हुआ, वाह जी वाह। बेटा आप समझ नहीं रहे हो बात को, आप बात को नहीं समझ रहे। 10% नहीं होगा, 10% नहीं होगा हार्ट अटैक आने का चांसेस। आप मेरी बात समझिए कि मेरे पास 100 लोग खड़े हैं, उनमें से 40 लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, पहले तो मैंने उनको पकड़ा। अब वो मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, उनके चांस नहीं आने के कितने हैं, हार्ट अटैक 30%। तो नेचुरल सी बात है, अगर हार्ट अटैक आने के चांस क्या हो जाएंगे, 1 में से माइनस करेंगे। किसी चीज की होने की और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये हमने पहले ही इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी में कर लिया था, ठीक है जी। तो अब 1 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ठीक है जी। तो हार्ट अटैक आने का चांस, ये बात समझ आई। पहले मैंने 40% लोगों को सिलेक्ट किया, अब उनको हार्ट अटैक आने का चांस क्या है, तो ये 10% नहीं होगा, इस बात की कृपा करनी है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, मैंने शुरू में आपको बता दिया था। यहां पर हार्ट अटैक आने का चांस है, यहां पर बच सकते हैं वो हार्ट अटैक से, वो चीज है। तो ये हो गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 40/100, और इसके बाद बेटा 100 - 30 इज 70, एलसीएम ले लेना, और आप जितनी जीरोस काट सकते हो वो काट दो, ज्यादा मत उसके उल जुलूल मेथड में पढ़ो कि ये भी काट दें वो भी काट दें, ऐसे नहीं करना है। जितनी कम से कम कैलकुलेशन हम जीरोस काट कर थोड़ा आसान बना सकते हैं सबको। और सिमिलर वे में बेटा अब हम A/E2 भी करेंगे। A/E2 is 40/100, 1 - 25/100, and this comes out to be 40/100 into 100 - 25 is 75/100. So
मेरे हिसाब से चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाँ। करके एक जीरो चला जाओ। एक जीरो हम इसको ले आते हैं साथ में, इसको ऐसे करते हैं ना, लोड ही नहीं सर, मल्टीप्लाई करो 475 का, हैं? 475 अच्छा इसको 5 से काट लेते हैं, चलिए सर 475 किन्ने दे ओके 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 75 4 था ओके हाँ ओके जी। ठीक है 300 मोनो 300 डिवाइड बाय 1000 ओके सो 30 30 अपॉन 100 upon 100 ओके ऐसे भी हो जाएगा, सो कोई बात नहीं, एंड वी हैव टू फाइंड द पर्संस ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉलोइंग मेडिटेशन एंड योगा, वो लोग जिनको मेडिटेशन एंड योगा से हार्ट अटैक फिर भी आ रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो हम निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला आपको सबको मालूम ही है, हमने बहुत ही डिटेल में इसके डाउट्स भी डिस्कस किए थे और इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी, और A/E1 प्लस PE2 इस क्लास के बाद कुछ बच्चे नहीं, सारे बच्चे ही थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए रुक के जाएंगे, थोड़ी डिस्कशन करनी है। सो इट्स हाफ इंटू इंटू 28/100 ओके, एंड दिस इज हाफ इंटू 28/100, और ये क्या हो जाएगा, अबे क्या कर रहा है बेगू नहीं करना है सर, ये कौन सी लैंग्वेज, अरे ये प्यार की लैंग्वेज होती है, ऐसे मत किया करो आप, खुद ही जवाब खुद ही सवाल, ऐसा ही होता है ऑनलाइन क्लास में। चलिए 28 प्लस 30/100, ये हाफ से हाफ कट गया, आई थिंक सो 100 से 100 भी कट जाएगा, 28/58, आई थिंक सो 14/29 इज द आंसर। ओके, क्लियर होगी बात, ये बात अब किसी ने समझनी है फिर से कि ये कैसे आया, ये क्लियर होगी सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए, क्लियर होगी बात, ओके थैंक यू। 14th example is directly connected with the matrix chapter। हमने मैट्रिक्स चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10th किया था, उसमें बताया गया था कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1, और 3x3 मैट्रिक्स है, तो कितने मैट्रिक्स बना लोगे आप, तो हमने क्या किया था, वहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज किया था। 2 एलिमेंट्स हैं, तो पहले मैट्रिक्स में 2 यूज दो तरीके से, 9 एलिमेंट्स हैं, हम पहले एलिमेंट को कितने तरीके से लिखेंगे, 2 तरीके से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 2 से, 2 into 2 into 2 into 2 up to 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मींस 512 मैट्रिक्स है। सेम क्वेश्चन यहां पर है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है बताइए, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वो बच्चे बताएं जिनका कल पेपर है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बेटा 2 into 2 की बात हो रही है, जब सेकंड ऑर्डर होगा तो 2 into 2 की बात, थर्ड ऑर्डर मींस 3 into 3 की बात होगी। is either a 0 or 1 if each element of second order determinant is either 0 or 1, फिर वही बात कर रहा है वो, ओके, what is the probability of the determinant is positive, हमने ये बताना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। पहले हम टोटल केस बताते हैं, टोटल केस डिटर्मिनेंट के बनेंगे कितने, सो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ईच एलिमेंट is either 0 or 1, सो टोटल डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे बेटा, बताओ बेटा, कौन बताएगा, अरे अभी समझा के हटाऊं फिर भी नहीं बता, 2 raised to power 4, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास 2 ही एलिमेंट हैं, वो 2 एलिमेंट यहां लिख दिए हैं। अब कहोगे 4 कहां से आया,
तो 4 आया, 2 into 2 is 4। तो ये आ गए टोटल हमारे पास 16 डिटर्मिनेंट बन चुके हैं। यस, सर मैं 4 दी पावर 2 की 4 दी पावर 2 नहीं लिखना है बेटा। एक मिनट, आप ये देखिए, ये हमारे पास 4 प्लेसेस पड़ी हैं। पहले एलिमेंट को आप कितने तरीकों से लिखोगे? 2 तरीकों से, 0 या 1। इसको कितने तरीके से लिखोगे? 2। एंड देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट। Why 4 की पावर 2? It's 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। गलत डेफिनेशन में तरफ नहीं ले जाना है। ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी ऑर्डर दिया है, अब मैंने अभी बताया था 3 into 3 था, तो 2 की पावर 9 बोल रहा था, 9 की पावर 2 नहीं बोल रहा था, 2 की पावर 9 बोल रहा था। तो एलिमेंट्स की पावर बनानी है। ओके, ये तो हो गया हमारा टोटल केस। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द आंसर इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा वो बेटा हमें डिटरमिनेंट बनाकर ही चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। ठीक है जी, तो पॉजिटिव आंसर के लिए, पॉजिटिव आंसर के लिए पहला 1 0 0 1। क्या इसका आंसर पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? 1 - 0 is 1। आई थिंक सो पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरा, फर्स्ट केस आ गया, देखते हैं कितने बनते हैं। प्रॉब्लम कहां जा रहे हैं? यही है, 1 0 1 1। तो इसका भी मेरे हिसाब से बात समझ में आती है कि ये भी बनना जाएगा। थर्ड, 1 1 0 1। इट्स अगेन 1 - 0 is 1। और कोई केस नहीं बनेगा, बना लो कुछ और, जो मर्जी रख लो। यहां पर पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है। आपको 0 हमने कल भी डिस्कशन किया था कि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 के बारे में सोचना भी नहीं है, और नेगेटिव तो उसने कहा ही नहीं है, तो हमने नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं है। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 3 एंड टोटल केसेस, टोटल केसेस, अरे बता दीजिए। 16। वाह जी वाह। और प्रोबेबिलिटी 3/16 हो जाएगा और आंसर आ जाऊंगा। ठीक है, काट दीजिए। यो तो बात कर रहे थे कि टाइम चेंज की, तो बॉयज के लिए जब मर्जी, ठीक है, 12 बजे भी रात को आ जाओगे तो पढ़ा देंगे। गर्ल्स का थोड़े प्रॉब्लम है। नहीं, 12 आपके पेरेंट्स तो नहीं कुछ कह रहे? नहीं सर, आ सकते हैं। तो सिर्फ 12 बजे पढ़ाओगे? अच्छा, कराओगे? आप लोग तो फ्री हो, मैं नहीं हूं। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। बैग 1 में 3 रेड बॉल्स हैं। अरे रात को पढ़ लिया करो, जरूरी नहीं है व्हाट्सएप पे चैट ही करनी है, ठीक है। और रात को क्लास लगानी तो हम आएंगे, ऐसे हम नहीं आएंगे। ये क्या बात बनी? सेकंड, बैग 1 में 3 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 में ए नो 4 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ध्रुव शर्माता बहुत है तुम। शर्माता है सर, अच्छा, वैसे तो नहीं, बेशर्म कोई है। गाली याद आ गई सर। अच्छा, हंसी रोकता हूँ। अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान से समझिए इसको। इधर देख के क्वेश्चन इधर, ठीक है, इधर घुमा लीजिए इसको। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल को ट्रांसफर कर दीजिए बैग 1 से बैग 2 में, तो कोई भी बॉल कर सकते हैं, तो हमने ट्रांसफर कर दी, बहुत अच्छी बात कर दी है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, उसके बाद हमने बैग 2 में से एक बॉल निकाल लेनी है, यहां से यहां जंप करेगी और यहां से बाहर। द बॉल सो ड्रॉन इज रेड इन कलर, बॉल सो ड्रॉन इज रेड इन कलर, जो यहां से निकाली गई वो रेड कलर की होनी चाहिए। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक? ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेट even transferred ball is red,
transferred ball is red in color. E2 transferred ball is black. And last one क्या हो जाएगा? आप फिर उधर को देखने लगे, फिर खोपड़ी पकड़ के इधर घुमानी पड़ेगी। क्या फायदा उस चीज का? ऐसे मत किया करो, अपनी खोपड़ी को सीधी रखो। इधर से रेड बॉल ब्लैक बॉल दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहां से रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। तो आसान सी बात है, हमने रेड बॉल पहले इधर से इधर ट्रांसफर की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द रेड बॉल? यस, 3/7, बिल्कुल सही बात है। एंड ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 4/7। अब तो नहीं ठंड लग रही है? नहीं तो बता दो, रजाई ला देते हैं। थैंक यू। तो जरूर लग रही है। ध्रुव को लग रही है। तन्वी भी बता, मैंने तो अब बस नो विस्परिंग। यहाँ पर हमने अब रेड बॉल निकालनी है। ध्रुव तेरे को इलाज बताऊंगा पर जाते समय, क्लास खत्म हो जाएगी। रेड बॉल यहाँ से निकालनी है। अब हमने यहाँ से रेड बॉल यहाँ पर डाली। रेड बॉल कितनी होगी? एक रेड बॉल पकड़ के यहाँ से यहाँ डाली, 5 होगी रेड बॉल। अब यहाँ से मैंने रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अबे रेड बॉल बोल रहा हूँ, रेड बुल नहीं बोल रहा हूँ। रेड बॉल, रेड बॉल। बेटा नींद उखड़ जाएगी रेड बुल से, मुझे मालूम है, पर इधर ध्यान दे, ठीक है? ध्यान तेरा रेड बुल की तरफ जा रहा है, पता नहीं क्या रखा है उसमें। नहीं ये करती। अरे इधर देख, व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर। अब हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी, तो यहां पर रेड बॉल कितनी है? अब कितनी है रेड बॉल? 4 है। तो निकालनी रेड बॉल है भाई, 4/10। ये ध्यान देने वाली बात है। हमने यहां से चाहे ब्लैक डाले चाहे रेड डाले, पर यहां से रेड ही बाहर आएगी। ठीक है देवी जी? ओके, हाँ जी ठीक है जी, सत श्री अकाल। सो E2 ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। E2/8। काफी टेंशन में लग रहे हो, घबराहट हो रही है। फिर इसको बंद कर दीजिए जो बहुत बड़ा है। एंड PE1 PA/E1 प्लस PE2 प्लस PA/E2, and this comes out to be E2 is 4/7 into 4/10 divide by P/7 into 5/10 plus 4/7 into 4/10। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा 70 से 70 गया, यस और ये क्वेश्चन भी गया 15 + 16। और मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? ठीक है, अब आपकी ठंडी का इलाज। नो सर, थैंक यू।